पिछले हफ्ते इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ईटर ने अपने फ्लैगशिप फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट में एक और डिले अनाउंस की है। साथ में $5 बिलियन एक्स्ट्रा का खर्चा भी सुनार दिया गया है। अब पहली प्लाज्मा ऑपरेशन 2034 तक हो सकती है, जो पहले प्लान डेट से ऑलमोस्ट एक डिकेड बाद है। और ये प्रोजेक्ट 1987 में शुरू हुआ था, यानी लगभग 50 साल पहले। तो सवाल ये है, क्या हमें ईटर को फंड करना जारी रखना चाहिए या नहीं? आइटर के 5 प्राइमरी गोल्स हैं। पहला गोल, ड्यूटेरियम ट्रिटियम प्लाज्मा अचीव करना, जहां फ्यूजन कंडीशंस खुद फ्यूजन हीटिंग से सस्टेन रहें। ये सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्टर का सपना है। दूसरा गोल, 50 मेगावाट इनपुट से 500 मेगावाट आउटपुट तक पहुंचना, यानी क्यू फैक्टर 10। तीसरा गोल, फुल स्केल फ्यूजन ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करना और अलग रिएक्टर कंपोनेंट्स टेस्ट करना। चौथा गोल, ये वैलिडेट करना कि ट्रिटियम फ्यूल रिएक्टर के अंदर बन सकता है या नहीं। और पांचवा गोल, फ्यूजन ऑपरेशन की सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेट करना। लेकिन इतना बड़ा रिएक्टर क्यों चाहिए? सस्टेन्ड फ्यूजन के लिए दो चीजें कंपीट करती हैं, प्लाज्मा में हीट जनरेशन और एनवायरनमेंट में हीट लॉस। हीट जनरेटेड वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है, जो रेडियस के क्यूब के अकॉर्डिंग स्केल होती है। हीट लॉस्ट सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, जो रेडियस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्केल होती है। मतलब एक रिएक्टर जो डबल साइज का हो, उसमें 8 गुना ज्यादा प्लाज्मा होता है और 8 गुना ज्यादा हीट बनती है। लेकिन सरफेस एरिया सिर्फ 4 गुना बड़ी होती है। तो बड़ा रिएक्टर नेचुरली ज्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन 36 साल बाद ईटर टेम्परेचर रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ रहा, बल्कि बजट और शेड्यूल के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ओरिजिनल प्लान में फर्स्ट प्लाज्मा 2016 तक थी, अब 2034 तक पुश हो गई है। ईटर मल्टीपल कंट्रीज में फैला हुआ है। हर जगह अलग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स और अलग क्वालिटी सिस्टम्स हैं। मैग्नेट्स, वैक्यूम वेसल्स, क्रायोस्टैट्स, ब्लैंकेट मॉड्यूल्स, डाइवर्टर्स, कूलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सबको रीऑर्डर करना पड़ा है। डिसीजन मेकिंग में सब मेंबर कंट्रीज का कंसेंसस चाहिए। और इस दौरान दुनिया भर में 35 से ज्यादा प्राइवेट फ्यूजन कंपनीज ने मिलकर $2.4 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और $3.8 बिलियन पब्लिक फंडिंग रेज की है। टोटल लगभग $6.2 बिलियन। ये सिर्फ $100 मिलियन कम है ईटर की स्टार्टिंग कॉस्ट से। ये प्राइवेट टीम्स ईटर के इनिशियल एस्टिमेट से भी कम खर्चे में फ्यूजन अप्रोचेस डेवलप कर रही हैं। मुझे कुछ टीम्स को विजिट करना का मौका मिला और एक चीज़ जो हमेशा दिखती है वो है अप्रोचेस की डाइवर्सिटी। अप्रोचेस की डाइवर्सिटी में टोकामक डिज़ाइंस जैसा ईटर, स्टेलरेटर्स, लेज़र बेस्ड इनर्शियल कन्फाइनमेंट और प्रोजेक्टाइल बेस्ड इनर्शियल कन्फाइनमेंट शामिल हैं। फ्यूजन रियलाइज करने के कई वायबल रास्ते हैं जो नेक्स्ट 10 साल में काम आ सकते हैं। ईटर से हमने कुछ सीखा है, या कम से कम ये सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक ज्यादा कुछ नहीं सीखा उस फ्यूजन प्लाज्मा के बारे में जिसे ईटर स्टडी करने के लिए डिजाइन हुआ था। अगर मैं एक क्वांटम इंस्पायर्ड एनालॉजी दूं तो मैं चाहता हूं कि ह्यूमैनिटी सारी पॉसिबल फ्यूजन अप्रोचेस का सुपर पोजिशन में हो, एक एंड पॉइंट की तरफ एडवांस करता हुआ। फिर हम वेव फंक्शन कोलैप्स करें और देखें कौन सा अप्रोच एक्चुअली काम करता है। यानी एक बास्केट में सारे एग्स रखने के बजाय हर अप्रोच को चांस दें, क्योंकि हमें सच में नहीं पता कौन सा फ्यूजन पाथ बेस्ट काम करेगा। आप कहेंगे कि कभी कभी बड़ी साइंस प्रोजेक्ट्स को फंड करना चाहिए, जैसे सर्न, LHC या JWST। लेकिन वो प्योर साइंटिफिक लर्निंग एंडेवर्स हैं जो इजीली दूसरी तरह रियलाइज नहीं हो सकते। फ्यूजन में हमारे पास 35 क्रेडिबल टीम्स हैं जो अलग अप्रोचेस एडवांस कर रही हैं। ईथर का आइडिया के नेशंस मिलके साइंस करें अमेजिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे चाहता है कि दुनिया की नेशंस मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो अर्ली और डाइवर्स सॉल्यूशंस को टारगेट करे, आउटकम्स शेयर करे और वेव फंक्शन कोलैप्स करे।